आप लोगों ने हमें बर्दाश्त किया 1 साल, बहुत कुछ हुआ। इसके लिए हम माफ़ी नहीं माँगेंगे कि आप अपने हैं, आप समझते हैं हमारी मजबूरी। दीपू चंद्र दास का नाम आया, वो तो बहुत कितना जघन्य है, कितना नृशंस है। अमृत मंडल, नरसंहार, पाकिस्तान आईएसआई का जो मंशा है कि हिंदू फ्री बांग्लादेश बनाना, यूनुस जी हाथ मिला दी लुटेरों के साथ। जी जी, ऑन रिकॉर्ड मैं कह रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड यूनुस एक कॉन मैन है। आपका अगर हिंदी में कहना है, उर्दू में धोखेबाज है। पीएनपी ने मुझे मेरे खिलाफ ब्लास्फेमी का मुकदमा लाया था और राष्ट्रद्रोह का, और उसी मुकदमे में शेख हसीना जी के मुझे उस्मान हादी जो बड़े डायनामिक लीडर के तौर पर उभरे, हिंदुस्तान के खिलाफ बयान देते रहते थे और अब उनकी मौत हो गई। पुलिस ये कह रही है कि मारने वाले लोग उन्हें भारत भाग गए हैं और यहीं से भारत के खिलाफ एक नैरेटिव बनना शुरू हुआ है। और कुछ ही घंटों बाद दीपू चंद्र दास की लिंचिंग की खबरें आई। पाकिस्तान हाई कमीशन के अंदर जो ढाका से गए, रोड नंबर 71 गुलशन, आई रिपीट, रोड नंबर 71 गुलशन, उसके फर्स्ट फ्लोर दोताला में जो ढाका सेल है, उसके अंदर हादी के खोली गए। जवान 15 अगस्त में जैसे बंगबंधु को उनकी फैमिली के साथ मर दी, 5 अगस्त वाज द डेथ डे फॉर शेख हसीना। कंफर्म, आप ही की देश के, भारत के, उन्होंने शेख हसीना जी को फोन करके कहा। तारिक रहमान को लेकर एक उम्मीद है। उनकी माँ आज नहीं रही। आप उन्हें कहते रहे हैं डार्क प्रिंस। तारिक रहमान ने शेख हसीना जी को हत्या करने की कोशिश की, ग्रेनेड अटैक। इन्होंने 10 ट्रक हथियार भेजने की कोशिश की उल्फा के पास। ये फरवरी का महीना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस महीने ही आप देखेंगे कि कुछ होने वाला है। मतलब आप ढाका में बैठ के ऐसी बात कह रहे हैं, आपको डर नहीं लगता? 12 जनवरी 1972 इसी तारीख को बांग्लादेश को अपना पहला प्रधानमंत्री मिला था, शेख मुजीबुर रहमान। आजाद बांग्लादेश में शेख मुजीब ने अपने पहले भाषण में खास तौर पर आजादी के संघर्ष में हिंदुओं के योगदान को याद किया था और उन हिंदुओं को बांग्लादेश लौटने की अपील की थी जो उस संघर्ष में हिंदुस्तान चले गए थे। यही शेख मुजीब जब बांग्लादेश के राष्ट्रपिता कहलाए तो अगस्त 2024 में इन्हीं की मूर्ति पर हथौड़े चले। ये हथौड़े सिर्फ उनकी मूर्ति पर नहीं चल रहे थे, बल्कि बांग्लादेश की डेमोक्रेसी और वहां के अल्पसंख्यकों पर भी चल रहे थे। हाल ही में बांग्लादेश से जैसी खबरें आ रही हैं, उन्हें देखकर लग रहा है कि शेख मुजीब के हिंदू इंक्लूसिव और सेकुलर बांग्लादेश के विचार और विजन पर लगातार हथौड़े चल ही रहे हैं। आपने दीपू चंद्र दास का वो दर्दनाक वीडियो देखा ही होगा और उसके बाद आपने एक नाम और सुना होगा, अमृत मंडल। इस वक्त भारत समेत दुनिया भर की नजरें बांग्लादेश पर हैं, वहां की माइनॉरिटीज पर हैं, स्पेशली हिंदुओं पर होते अत्याचार पर हैं और अब फरवरी में होने वाले बांग्लादेशी चुनावों पर भी हैं। तो पढ़ाकू नितिन वर्ल्ड अफेयर्स के इस एपिसोड में हमने सोचा कि बात करें बांग्लादेश की। ढाका में इस वक्त बैठे हैं सलाहुद्दीन शोएब चौधरी। चौधरी साहब बांग्लादेशी अखबार चलाते हैं, ब्लिट्स, और ये ढाका से ही निकलता है, संपादक हैं वो। कई भारतीय अखबारों के लिए पिछले दिनों लिखते रहे हैं और चूंकि ढाका में है तो कई ऐसी बातें जानते हैं, समझते हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं जो यहां से बैठकर, दिल्ली से बैठकर उतनी साफ नहीं दिखती। आप तब तक चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और तैयार रहिएगा कि इस पॉडकास्ट को सुनने के बाद आपके मन में क्या आता है, अपनी राय भी रखिएगा। सारे कमेंट हम पढ़ते हैं, आपको पता ही है। तो चलिए स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है शोएब साहब आपका। धन्यवाद नितिन भाई। और उधर जो माहौल है आजकल बांग्लादेश में, आप ढाका में हैं, काफ़ी गर्मी है और जो कुछ पिछले 1 साल में घट रहा है उस पर हिंदुस्तान की नज़र है, दिल्ली की नज़र है, इनफैक्ट दुनिया भर की नज़र है। मैं पहला सवाल तो यही करना चाहूँगा क्योंकि जब शेख हसीना ढाका से निकली थी, बड़ी अफरा तफरी थी उस दिन। उसके पहले हम लोगों को बहुत आइडिया नहीं था, इनफैक्ट बहुत खुलकर बातें नहीं हो रही थी। हमें मालूम नहीं था कि एक जो सिचुएशन मुल्क में चल रही है, बांग्लादेश में चल रही है, वो तो जिम्मेदार है ही कि शेख हसीना वहां से निकले, लेकिन ये कोई जियोपॉलिटिकल गेम भी होगा, इसमें अमेरिका भी इंटरेस्टेड होगा। मुझे मालूम नहीं है चाइना इसमें क्या कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान को जिस तरह वहां पर वो कामयाबी की तरह देख रहा है, हिंदुस्तान इसे सेटबैक की तरह देख रहा है। ये कोई बहुत आइडिया कम से कम आम हिंदुस्तानियों को तो नहीं था उस दिन तक, जब तक शेख हसीना के बयान सामने नहीं आए कि मैं तो बहुत दिनों से कह ही रही थी।
तो मैं यहाँ से बुनियाद डालना चाहूंगा इस पॉडकास्ट की। आप थोड़ा बताइए कि आप लोग जो वहाँ की पत्रकार फ्रेटर्निटी है, जो वहाँ के इंटेलेक्चुअल लोग हैं, क्या वो इस बारे में कभी बात करते थे कि ये दिन भी देखेंगे कि शेख हसीना को इन हालात में अपना मुल्क छोड़ना होगा और उसके पीछे सिर्फ सिर्फ सिविल अनरेस्ट नहीं बल्कि जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स भी होंगे? बहुत बहुत धन्यवाद नितिन ठाकुर भाई। देखिए, 2024 में जो कुछ हुआ, इससे 3 साल पहले मैंने जेरूसलम पोस्ट के लेके कई सारे अखबारों में कैटेगोरी के लिए लिखा था कि बांग्लादेश में एक जिहादी तख्ता पलट की तैयारी हो रहे। और उसी आर्टिकल में ये भी मैंने बताया कि अमेरिकी जो पावर हाउस है, उसका मानसा है कि यूनुस के तख्ते पे लाए, कैटेगोरिकली। और उस वक्त हसीना जी के आजू बाजू में जितने लोग थे, इंक्लूडिंग हर इंटेलिजेंस एस्टेब्लिशमेंट, आप भी पत्रकार है, मैं भी, आप समझ जानते हैं, कभी कभी सरकारी लोग कहते हैं पत्रकार क्या जानता है, फालतू बात करता है। मगर बाद में महसूस हुआ, जब वो घटना घट गई, उस वक्त उसको महसूस हुआ कि ये तो ठीक ठाक था। अभी ये जो अमेरिकन डीप स्टेट कहिए या जो भी कहिए, इसने क्यों प्लॉट किया बांग्लादेश में, हम्म। और इसके साथ अमेरिका के कौन कौन थे? देखिए, हम लोग एज्यूम करना ठीक नहीं रहेगा। पाकिस्तान की डिफेंस मिनिस्टर ने पिछले साल स्काई न्यूज को साफ कह दी कि उन लोगों ने अमेरिका, ब्रिटेन नाम लेके उन्होंने कहा, और यूरोपियन यूनियन के जितने गंदी काम है, डर्टी वॉर, वो कर रहे थे। और आगे पहले में हम लोगों ने देखा कि पाकिस्तान को कैसे सीआईए ने वो अफगानिस्तान में यूज किया। सो बांग्लादेश की तख्तापलट के पीछे अमेरिका के हमारे हिसाब से दो मकसद थे। पहले मकसद है कि हमारे यहाँ जो मोहिश खाली में रेयर अर्थ थे, ये रेयर अर्थ को ले जाना। और अभी जब आपसे मैं बात कर रहा हूँ, आज के दिन में अभी भी अमेरिकी पूर्व राष्ट्रदूत वो मशकाली में है, पीटर हास। दूसरी जो मकसद थे कि हमारे सैन मार्टिन आइलैंड को दखल करना, ये थे पार्ट 1 प्लॉट की। दूसरी कि बांग्लादेश में अगर अमेरिकी की कोई फुटप्रिंट हो जाएगा, सो यहाँ के बैठ के ये भारत के ऊपर और चाइना के ऊपर दादागिरी कर सकेगा। सो वो जिहादी तख्तापलट के जो लोग उसमें शामिल थे जितने, उनमें से कोई पार्टिसिपेंट, अभी अगर आप कहेंगे कि ये जिहादी तख्तापलट कैसे था, व्हाट इज द प्रूफ? यूनुस साहब ने सितंबर 2024 क्लिंटन ग्लोबल इनिशिएटिव के प्रोग्राम में उन्होंने खुलेआम कह दी कि इट वाज अ मेटिकुलसली डिजाइन प्लॉट, मेटिकुलसली डिजाइन। सो उनको मालूम था पहले से कि मेटिकुलसली डिजाइन। और ये मेटिकुलस डिजाइन के बाद जो जो इनके साथ थे, अभी नीला इसराफिल आ गई बाहर, आके नीला इसराफिल कह रहे हैं को उनकी अल्टीमेट मेन टारगेट थी यूनुस साहब के और डीप स्टेट की कि उसी दिन 5 अगस्त को शेख हसीना को कत्ल करना, एसेसिनेट करना। और एसेसिनेशन करने के बाद जो चीज करना है वो करना। इट वाज बिल्कुल एक डुप्लीकेट रेसिप्रोकेशन और वर्बेटिम ऑफ 1971 15th of August। 1971 15th अगस्त में जैसे बंगबंधु को उनकी फैमिली के साथ मर दी, 5th अगस्त वाज द डेथ डे फॉर शेख हसीना, कंफर्म। और बांग्लादेश में जो उनके प्रशासन में थे वो भी चाहते थे शेख हसीना की कत्ल हो जाए। मगर शेख हसीना को लास्ट मोमेंट में, एक्चुअली जस्ट 25 मिनट पहले, आप ही की देश के, भारत के कोई इन्फ्लुएंशियल पर्सन, आई डोंट नो हिज नेम, उन्होंने शेख हसीना जी को फोन करके कहा, ये भी शेख हसीना जी की जुबान से आया, आई एम नॉट एंटिसिपेटिंग एनीथिंग, कि यू हैव टू लीव, ये बहुत देर होगी अभी। And then only she left Bangladesh. First from her official residence to airport by helicopter and then by aircraft to India. So ये प्लॉट जरा नाकामयाब होगी शेख हसीना को एसेसिनेट करने की।
मगर बांग्लादेश को कब्जा करने की प्लान तो कामयाब होगी। अभी बांग्लादेश जो है हमारे जो जियोग्राफिक लोकेशन है, चारों तरफ भारत, तो वहां वो अमेरिका आके कुछ नहीं कर सकेगा अगर उसके कोई लोकल काउंटर पार्ट है नहीं। और वही उसी की वजह से अमेरिका की लोकल काउंटर पार्ट से पाकिस्तानी आईएसआई एंड बांग्लादेशी इस्लामिस्ट एंड जिहादी। अभी सोचिए कि बांग्लादेश में जो हालत हो गया है, एज ए जर्नलिस्ट व्हाट आई सी एक्चुअली, जो मुझको जो दिखाई दे रहा है कि अगर ये हालत से हमें कोई रुखसत नहीं मिलेगा, देन बांग्लादेश की भविष्य अफगानिस्तान से भी बुरा है, इराक से भी बुरा है और लीबिया से भी बुरा है। नहीं, जिस तरह से घटनाएं घटती गईं, एक के बाद एक इंसिडेंट शेख हसीना के मुल्क छोड़ने के बाद हुए, उम्मीद ये थी हिंदुस्तानियों को भी कि चलिए जो हुआ हुआ, लेकिन एक ऐसा आदमी, यूनुस जैसा आदमी बांग्लादेश पहुंच रहा है जिसके नोबेल को हम लोगों ने भी सेलिब्रेट किया था, क्योंकि हमें ये लगा था, मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले, हमारे मुल्क में तो रहते नहीं, तो हिंदुस्तानियों को लगा कि एक अच्छा काम किया एक आदमी ने, तो चलिए कुछ भी नहीं है, देश के हालात कमज़ोर हैं, तो ये गया है, चीज़ें ठीक करेगा। लेकिन फिर जिस तरह से चीज़ें अनफोल्ड हुई, वो चुनाव कराने को राज़ी नहीं थे। और यहाँ खबरें पहुंची हैं कि आर्मी में, बांग्लादेशी आर्मी में और उनके बीच में सब कुछ ठीक नहीं है। ये खबरें किस हद तक ठीक हैं? पहले यूनुस के बाद, यूनुस के बारे में देखिए, ये जो नोबेल प्राइज आप कह रहे, यूनुस को जिस दिन नोबेल प्राइज मिला, जिस दिन वो रिसीव कर रहे थे 2007 जी, उन्होंने नोबेल कमेटी के सामने ऐलान की कि विद इन 12 ईयर्स, 12 साल में ये गरीबी को जादूगर भेजेगा। और इससे पहले तकरीबन 30 साल दुनिया को उन्होंने कहा कि एक सूफिया बेगम की कहानी, सूफिया बेगम, उसने जी, कहा कि सूफिया बेगम ने 20 टाका उसने लोन लिया था, वो धनवान बन गई और एक बिल्डिंग भी बना लिया। जो जिस दिन यूनुस साहब को ये नोबेल पुरस्कार की घोषणा है 2006 में अक्टूबर में, सो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैंने हमारे न्यूज़पेपर के 2-3 रिपोर्टर्स को भेज दी जोबरा गांव, जहां ये ग्रामीण के जन्म हुआ। जी, 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 जोबरा गांव में जाके हमारे लोग ने जो तलाश की सूफिया बेगम की, तो पता चला कई साल पहले ही उनकी गरीबी और उनको कोई इलाज नहीं मिला, इसके कारण उसकी वजह से उसको मृत्यु हो गया। अच्छा, तो उनकी 2 बेटी से हमारे रिपोर्टर्स ने बात की, इसका वीडियो हमारे पास अभी भी है। अच्छा, और जिस बिल्डिंग को यूनुस कह रहे थे कि ये सूफिया बेगम की है, इसके मालिक है जेबल हुसैन नाम के कोई बांग्लादेशी जो दुबई में रहता है। जी, जो बंदा आपको मॉडल दिखाता है, एक मॉडल पोस्टर वुमन, वही झूठ निकला, वही फर्जी निकला। ग्रामीण बैंक का जो पोस्टर बॉय या पोस्टर गर्ल आप कहें, वो उसकी कॉन मैन कहानी ही है, झूठ थी। जी, बिल्कुल। सो यूनुस एक कॉन मैन है, आप अगर हिंदी में कहना है, उर्दू में धोखेबाज है। जी, दुनिया को धोखा दिया और बाद में अभी वो जो धोखेबाज के साथ एक इन्फ्लुएंशियल ब्लॉक, हर धोखेबाज के साथ कोई इन्फ्लुएंशियल क्वार्टर होता है। यूनुस के साथ अमेरिकी एक फैमिली, वेरी इन्फ्लुएंशियल फैमिली, इसके नाम मैं नहीं लेना चाहता, वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, दुनिया सब जानता जानते है। हैं। जी, जी, वही फैमिली के साथ उनके लेन देन है। इट इज नॉट ओनली ही इज द टॉप डोनर ऑफ दैट फैमिलीज फाउंडेशन, मगर इसका बिजनेस रिलेशंस भी है। उनके जो सही। ग्रामीण अमेरिका है, इसमें भी इन लोगों का पार्टिसिपेशन है। और मैं रोककर कह रहा हूं कि शायद इसीलिए अमेरिकी एनजीओज पर या अमेरिकी संस्थाओं पर यह आरोप लगते हैं कि वो परोपकार के नाम पर, दान के नाम पर, संस्थाएं चलाने के नाम पर ऐसे मुल्कों में पांव जमाते हैं, वहां साजिशें रचते हैं जो उनके हिसाब से नहीं चल रहे हैं, और अमेरिकी जो बांग्लादेश उसका सबसे ताजा शिकार है। अमेरिकी एनजीओ जहां भी जाते हैं, उसके असली मकसद टारगेट होता है कि उस मुल्क को, उस समाज को बर्बाद करना, हम्म, कुछ देना नहीं। और एक जैसा आपने एनजीओ को बात किया है, तो यूनुस के जो एडवाइजरी काउंसिल है, सारे के सारे एडवाइजर्स फॉरेन पासपोर्ट होल्डर्स है।
और सारे के सारे एडवाइजर्स आर कमिंग फ्रॉम एनजीओ बैकग्राउंड। जी ये बांग्लादेश में क्या सिर्फ एक मुल्क में हुआ था, इराक में। जी जी इराक में जी। जब तख्ता पलट हुआ, वहां ये फॉरेन पासपोर्ट होल्डर्स थे। ये लोकप्रिय लोग नहीं है जो एडमिनिस्ट्रेशन चला रहे हैं फिलहाल बांग्लादेश में। लोकप्रिय भी नहीं है और उसके दिल में कोई देश प्रेम भी नहीं है, नेशनलिज्म भी नहीं, कुछ भी नहीं है। अभी बांग्लादेश एक बुरी हालत में फंस गई है। मैं कहना चाहता हूं, मैं अगर आप शायद आप पूछेंगे मुझे कि चुनाव के बारे में शायद पूछेंगे तो मैं कहूंगा कुछ, मगर जरूर। अब तक मुझे लगता है बांग्लादेश फंस गई, बुरी तरह फंस गई, जहां यूनुस, अमेरिकी डीप स्टेट एंड पाकिस्तानी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इंक्लूडिंग उनके जो खुफिया एजेंसी सब मिलके। मगर एक चीज साफ करना जरूरी है नितिन भाई, कि बांग्लादेश की पॉपुलेशन 17 करोड़ है, और बंगाली जो होता है, जी बंगाली कभी नहीं कहेगा आपको कि बंगाली मुस्लिम या मुस्लिम बंगाली, कभी नहीं कहेगा, या बंगाली हिंदू, कुछ नहीं कहेगा। बंगाली ये हमारे जाति सत्ता है, कल्चर है, बिल्कुल अस्तित्व है बिल्कुल। बंगाली, जिसके वजह से हम पाकिस्तान से अलग हो गई, कि पाकिस्तान मुसलमान है, मुस्लिम कंट्री। हम मुस्लिम है नहीं, हमारे रिलीजियस बिलीव होता है, मगर हमारा जो फंडामेंटल आइडेंटिटी बंगाली, जहां संगीत है, नृत्य है, सब कुछ है, बहुत करीब है बंगाली कल्चर और सनातन कल्चर। आप जानते हैं अगर बांग्लादेश के जो शादी ब्याह जो कुछ होता है, बिल्कुल ही सनातनी कल्चर की एकदम बराबर। तो जी बंगाली बंगाली है, डिफरेंट जाति। अभी बंगाली फंस गई। बंगाली को आपको मैं क्या कहूं, जैसे कि एक हवाई जहाज में 4-5 हाईजैकर घुस जाते थे, 300-400 पैसेंजर तो एकदम हेल्पलेस। वैसे ही हम 17 करोड़ बंगाली हेल्पलेस है, क्योंकि हमारे ऊपर राज कर रहा है यूनुस, और यहाँ 8 लाख अटका हुआ पाकिस्तानी है बांग्लादेश में, 1971 से अटका हुआ अच्छा। पाकिस्तानी, जी, जो बांग्लादेश की स्वाधीनता को कबूल नहीं किया 1971 में, स्वीकार नहीं कर सका, मंजूर नहीं कर स्वीकार नहीं सका। किया। दे जी वांटेड टू रिटर्न टू पाकिस्तान। बिल्कुल। इसके लिए इसका लेकिन नाम है आप इसकी आबादी 8-10 लाख बोल रहे हैं केवल, ज्यादा 8 है। लाख। 8 लाख से ज्यादा, 8 लाख से ज्यादा ढाका में है, सईदपुर में है, रंगपुर में है, देश के बहुत सारे जगहों पे है। इसको कहते हैं जेनेवा कैंप में। और ये पूरी की पूरी कौम जो है अटका हुआ पाकिस्तानी की, ये पाकिस्तान के साथ हाथ मिला लिए कि पाकिस्तान उसके अपने के मुल्क है, और उनके दुश्मन है बंगाली। कि 71 में हमारे जो जंग चल रहा था, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, वही इसको हम बंगाली कहते हैं, नाम से पुकारते बिहारी, बिकॉज ये अटका हुआ पाकिस्तानी कोई कहेगा नहीं। अब अगर आप बांग्लादेश में किसी को पूछेंगे शायद वो कह भी नहीं सकेगा कौन होता है। तो ये जो जेनीवा कैंप है, तो ये 8 लाख या 10 लाख या इससे भी ज्यादा, ये लोग क्या कर रहा है, ये पाकिस्तान से साथ मिल गई, मिल के अभी आप जो देख रहे हैं बंगाली के घर में अटैक हो रहा है, हिंदू के घर में अटैक हो रहा है, कि हिंदू भी बंगाली है, बंगाली भी बंगाली है, सेकुलर के घर में अटैक हो रहा है। ठीक है, इट इज अ वॉर। अमेरिकन डीप स्टेट के मैंने जैसे मकसद आपको बता दी, 2 रीजंस। एंड पाकिस्तान आईएसआई की मकसद है बदला लेना 71 की, जो उनको जो ह्यूमिलिएशन की। और बांग्लादेश को तो पूर्व पाकिस्तान वो बना नहीं सकेगा, मगर इस तरह वन काइंड ऑफ सूडो पूर्व पाकिस्तान, भी पूर्व पाकिस्तान, यही इनके मकसद है। और इसकी वजह से आप देख रहे हैं कि दिन ब दिन अभी हिंदू के ऊपर अत्याचार बढ़ रहा है, सेकुलर इंस्टीट्यूशन के ऊपर, पत्रकारों के ऊपर, प्रथमालो, डेली स्टार, छायानौत, उदीची, सब अटैक हो गई। अब पत्रकारों की सबसे बड़ी बात है नितिन भाई, देखिए कि प्रथमालो, डेली स्टार बांग्लादेश की बड़ी न्यूज़पेपर, जी हाँ। सिर्फ ऑफिस में रख करके छोड़ा नहीं, घर घर जाके चुन रहा है पत्रकारों को खून करने के लिए। बिल्कुल ही 71 जैसी एक हालत। हम फंस गए बंगाली, और दिन दिन और भी फंस रहे हैं। वो है। लेकिन जो एक आम हिंदुस्तानी बांग्लादेश को देखता था वो इस नज़र से देखता था, जो थोड़ी बहुत पॉलिटिक्स समझता था, कि एक तरफ अवामी लीग है, एक तरफ बीएनपी है, तो कभी खालिदा जिया
जब आज हम रिकॉर्ड कर रहे हैं पॉडकास्ट, आज सुबह उनका इंतकाल हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने भी और शेख हसीना ने भी, दोनों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है। तो हम ये समझते थे कि खालिदा जिया एक तरफ है और दूसरी तरफ बेगम साहिबा हैं, हसीना है। तो ये दोनों अपना जीतती हैं, हारती हैं, और खालिदा जिया थोड़ा सा एंटी इंडिया स्टांस लेती हैं, और बेगम जो हसीना है वो थोड़ा सा प्रो इंडिया स्टांस लेती हैं। यही तस्वीर, यही शायद थोड़ी बहुत तस्वीर बांग्लादेश में उनकी थी और हिंदुस्तान में भी थी। मगर दंगे इस लेवल पर, वायलेंस इस लेवल पर किसी की भी सत्ता के दौरान देखने को मिला नहीं। चाहे खालिदा जिया भी सत्ता में क्यों ना रही हो, जमात के सपोर्ट से भी रही हो, चाहे जैसे रही हो, ये अचानक क्या हुआ कि एक प्रोग्रेसिव मुसलमान यूनुस जैसा सत्ता में है। अमेरिका जो खुद को जिहादियों द्वारा पीड़ित मुल्क बताता है, वो चला भी रहा है सब कुछ। तो ऐसे में जहां दंगे नहीं होने चाहिए थे, वायलेंस नहीं दंगा तो कहना ही गलत है, क्योंकि दंगे तो दोनों तरफ से लोग एक दूसरे पर हमला करते हैं। तो फिर अचानक क्या हुआ कि दो इतने बड़े स्टेक होल्डर्स, जो जिहादी ताकतों को जिन्हें रोकना चाहिए था, जिनकी इमेज बिल्कुल अलग है, उनकी सत्ता के दौरान, उनके राजकाज के दौरान हिंदू, ईसाई, पत्रकार, लिबरल फोर्सेस वो पिट रही हैं। नितिन भाई, पहले एक करेक्शन में आपकी इजाजत लेके जी कि जी। शेख हसीना और खालिदा जिया के बारे में जो कह रहे हैं, हम्म, खालिदा जिया इज प्रो पाकिस्तान, जी शेख हसीना इज एंटी पाकिस्तान। यहाँ भारत के नाम लेना ठीक नहीं है, क्योंकि जी दे आर एक्चुअली, दिस इज द रीजन। ये पाकिस्तान, अवामी लीग और पीएनपी जी, एक प्रो पाकिस्तानी पार्टी है, दूसरी एंटी पाकिस्तान पार्टी है। सही है। अभी जो आपने कहा कि ये हंगामा, ऐसे तो कभी नहीं हुआ बांग्लादेश में। पीएनपी भी पाव तख्ते पे थे, वही। आवामी लीग थे। देखिए, इसमें कसूर शेख हसीना जी का है। अभी जो शेख हसीना जी, जैसे कि आप, खालिदा जिया का मृत्यु हुआ और हसीना जी कंडोलेंस मैसेज भेजे, या जब उसके जो तबीयत ठीक नहीं थी उस वक्त भी मैसेज भेजे, इस तरीके से टॉलरेंस अगर वो पहले दिखाते, हाँ, अगर वो एकोमोडेटिव पॉलिटिक्स करते, तब ये बांग्लादेश का हालत आज ऐसा नहीं होता। जैसा उन्होंने, पाकिस्तान में इमरान के खिलाफ दोनों पार्टी मिल गई, एग्जैक्टली, पीपीपी और पीएमएलएन। जी जी। 2009 साल, 8 साल के चुनाव में अवामी लीग तो लैंडस्लाइड मिला। इससे पहले 2001 में पीएनपी को लैंडस्लाइड मिला। बिल्कुल। हसीना जी को उनके जो एडवाइजर या आजू बाजू के जो लोग हैं, इन्होंने शायद उनको भड़काया, और भड़काने की नतीजे वो 2013 में अकेला चुनाव कर दी, 18 में, 24 में। एंड शी वाज नॉट फॉलोइंग अ प्रॉपर डेमोक्रेसी, हम्म शी वाज बिहेविंग लाइक अ डिक्टेटर। यही वजह है कि पीएनपी को उन्होंने मजबूर कर दी कि जिहादियों के साथ हाथ मिला लें, ओके। या एक्सट्रीमिस्ट, एक्सट्रीम राइट जो है इसके साथ। बीएनपी इज नॉट एक्सट्रीम राइट, इट्स अ हम्म मॉडरेट पॉलिटिकल पार्टी। यस। मगर जैसे कि 15 साल शेख हसीना जी ने इतनी जुल्म किए बीएनपी के ऊपर, बीएनपी के हजारों नेताओं को बंद कर दी, इनको पेश एकदम कम कर दिया, मीडिया में उनके जो कुछ वटेवर मैसेज, इसको इसके ऊपर सेंसरशिप डाल दी, बयानबाजी वगैरह पर। जी। सब बंद कर दिया। और जब हम्म आप डेमोक्रेसी को एक बक्से में बंद करने की कोशिश करेंगे, तब नतीजा होता है रिएक्शन। हम्म अभी बीएनपी जो कुछ अभी कर रहा है, ये आउट ऑफ इट्स रिएक्शन। फकत ये बीएनपी ओरिजिनल बीएनपी है नहीं। ओरिजिनल बीएनपी तो बांग्लादेश में रूल किया, ओरिजिनल बीएनपी तो भारत के साथ अच्छा रिश्ता भी रखा। हाँ, हम्म 2004 में बीएनपी बिल्कुल। तो 10 ट्रक हथियार भी भेज रहे थे उल्फा के पास। मगर उस बात का अगर छोड़ देंगे, बाकी बीएनपी जब पावर में थे 91 से लेके, इसे अटल बिहारी वाजपेयी जब जी तब थे, भारत के साथ बहुत ही डीप रिलेशनशिप था। बिकॉज बीएनपी आवामी लीग सब समझते हैं कि भारत के साथ रिश्ता नहीं रख के बांग्लादेश की इकोनॉमिक की प्रोस्पेरिटी इम्पॉसिबल। हम्म क्यों? कि हमारे इकोनॉमी के बैकबोन है रेडीमेड गारमेंट। बिल्कुल। इसके लिए हमें रॉ मटेरियल्स चाहिए। रॉ मटेरियल्स भारत के सिवा कोई भी इतने कम दाम में नहीं दे सकेगा, कॉटन वगैरह। तो अभी बीएनपी की जो सूरत हम लोग देख रहे हैं, ये है रिप्रेस्ड बीएनपी की सूरत। इट इज नॉट द नेचुरल बीएनपी
things that we जी have seen. जी हाँ, और इसी सवाल का दूसरा पार्ट मेरा यही था कि कभी होता नहीं था, लेकिन अब जिस तरह का वायलेंस देखने को मिल रहा है, जबकि वहाँ पर यूनुस जैसे व्यक्ति बैठे हैं, अमेरिका जैसा मुल्क चला रहा है सब कुछ, तो क्या क्या स्पेशल हो गया है? अचानक से ये लोग इतने ताकतवर कैसे हो गए हैं कि घरों में घुस के हमला कर रहे हैं, दफ्तरों पर हमला कर रहे हैं पत्रकारों के? हुआ क्या है? और एक के बाद एक घटनाएँ हो रही हैं। दीपू चंद्र दास का नाम आया, वो तो बहुत कितना जघन्य है, कितना नृशंस है। अमृत मंडल, जिसके लिए ये कह दिया गया कि वो तो वसूली कर रहा था इसलिए मार दिया। अब कहने को कुछ भी कहा जा सकता है, लेकिन हिंदुओं की इतने बड़े पैमाने पर इसके पहले इस्कॉन के साथ हो रहा था, है ना? साल भर पहले की बात है, खुलकर और बयान आ रहे थे इस्कॉन के। फिर उस स्कूल में भी हिंदू घरों में ताला लगा के आग लगा दी। बिल्कुल, तो ये अचानक से ही इन लोगों के हाथ कैसे मजबूत हो गए? नितिन भाई देखिए, बीएनपी कहिए या अवामी लीग कहिए, जो तख्ते पे थे, ये इस्लामी दानवों को, जिहादी दानवों को बॉटल से बाहर नहीं निकलने दिया। बीएनपी ने जिहादियों के खिलाफ कार्रवाई की, बंद किया था जेएमबी को, आप जानते हैं, अवामी लीग जी ने हाँ। भी की। अभी क्या हो गया कि मैंने जैसे कहा, बीएनपी के ऊपर इतने रिप्रेशन अत्याचार कर ली थी कतिला जी ने कि वो रिएक्शन करके हाथ मिला लिया राइटिस्ट के साथ और जिहादियों के साथ, और वही जिहादी दानव को बोतल से निकाल दिया। जब जिहादी दानव को आप बोतल से निकालते हैं तो क्या होता है? जिहादी तो आपके बात भी सुनेगा नहीं। अभी जिहादी बन गई एक पावर। दूसरी तरफ से यूनुस जो है, देखिए, जब शेख हसीना जी की बांग्लादेश से जाने के कई घंटे बाद 5 अगस्त 2024 पत्रकारों ने शेख यूनुस को पूछा था कि ये सब तोड़फोड़ हो रहा है ऑफिशियल रेसिडेंस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। ऑफिशियल रेसिडेंस तो हसीना जी का है नहीं, ये राष्ट्र का है। वो पत्रकारों का लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं कि यूनुस के दिल में भी शेख हसीना के जी के लिए इतनी हिंसा, इतनी एंगर, गुस्सा थे कि वो भी समझ गए कि चलो सब तोड़ फोड़ दे, जो कुछ करे। कि यूनुस के एक चीज की पता है कि इनकी जो पॉलिटिक्स करना है तो पॉपुलर सपोर्ट की जरूरत होता है नितिन भाई। बिल्कुल। यूनुस की पॉपुलर सपोर्ट है 0.02%। और इस्लामी पार्टी जो आप कहते हैं, जमात इस्लामी को साथ लेके सब, बांग्लादेशी चुनावी रिजल्ट देखिए 71 से लेकर 2024, जहां इस्लामिस्ट को कभी 7% से ज्यादा वोट नहीं मिलता है। तो पार्टी है तो बीएनपी, नहीं तो आवामी लीग, और माइनर पार्टी थर्ड अगर कहेंगे तो जातीय पार्टी, जमात नहीं है। बिल्कुल। अभी ये इस्लामिस्ट को पता है कि चुनाव अगर होगा, लोग तो इस्लामियों को वोट नहीं देगा। अगर आवामी लीग भी चुनाव में नहीं है, बीएनपी को देगा, जैसे आवामी लीग के जमाने में पे हुआ, बीएनपी नहीं थे, आवामी लीग को दिया। तो अभी ये दे आर मेकिंग देयर लास्ट एफर्ट समहाउ टू फॉइल द इलेक्शन। और इसके लिए आप देखेंगे कि ये जो वायलेंस है हिंदुओं के ऊपर, नरसंहार मैं कहूंगा, ये जाति संहार है नहीं, बिल्कुल नरसंहार। पाकिस्तान आईएसआई का जो मंशा है कि हिंदू फ्री बांग्लादेश बनाना, तो तब बांग्लादेश बन जाएगा सूडो इस पाकिस्तान मंशा। ये वायलेंस बढ़ेगा, पत्रकारों के ऊपर अटैक भी होगा, बहुत सारे अटैक होगा, इंटेलेक्चुअल्स के ऊपर अटैक होगा। इनफैक्ट अभी पिछले कुछ दिनों में, मैं आपको टोक कर कह रहा हूं, इस बात को हिंदुस्तान में सेलिब्रेट किया जा रहा था, मैं आपसे बताऊं, पढ़े लिखे लोगों के बीच में और पाकिस्तान के इंटेलेक्चुअल क्लास में भी, कि बांग्लादेश जिस तरह के एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट के घोड़े पर सवार है, इस बात की तारीफ की जाने लगी थी। बांग्लादेश की क्रिकेट टीम जिस तरह से आगे बढ़ रही थी वो तो अलग बात थी, लेकिन कुछ लोगों ने जब बताना शुरू किया कि भाई साहब क्रिकेट ही नहीं, बल्कि बांग्लादेश में ये जो आर्थिक विकास है वो भी बहुत तेज हो रहा है, पाकिस्तान को तो वो पीछे छोड़ ही रहे हैं, हिंदुस्तान से होड़ लेने लगे हैं। तो आम हिंदुस्तानियों के मन में इस बात को लेकर कोई ईर्ष्या नहीं थी, बल्कि मैंने खुद देखा कि एक शाबाशी का भाव था कि भाई एक मुल्क है जिसके स्ट्रगल में हम लोगों ने भी साथ दिया उनका, उन्होंने तो जो किया सो किया ही। भाई बांग्लादेशियों के स्ट्रगल को कैसे नकार देगा कोई, लेकिन हिंदुस्तान भी उसमें साथ था। अब तो ये बात खुली है, तो बड़ी खुशी हुई देखकर कि बांग्लादेश एक ऐसा मुल्क जिसे हम इस तरह तो नहीं जानते कि पाकिस्तान की तरह का देश है, बल्कि एक स्टेबल मुल्क है, अच्छी डेमोक्रेसी है, फ्लोरिश करती हुई। बड़ी खुशी हो रही थी कि बांग्लादेश इतनी तेज आगे जा रहा है, डेवलपमेंट कर रहा है।
लेकिन क्या आपको लगता है कि जिस तरह की अनस्टेबिलिटी अब इस दौर में आ गई है, पिछले एक साल में आ गई है, विदेशी ताकतें मजबूत हो रही हैं बांग्लादेश में, ढाका में, तो आपको लग रहा है कि अब इस घोड़े पर भी लगाम लगेगी? नितिन भाई देखिए जो आपने बांग्लादेश की प्रॉस्पेरिटी के बारे में जिक्र की, बांग्लादेश की सृष्टि के पीछे भारत थे, और जो आप सृष्टि में थे तो इसके जब भी प्रचार होता है प्रॉस्पेरिटी, आप खुश होते हैं। हम्म। भारतीय खुश थे, बांग्लादेश को लेकर गर्व भी करते थे, हम्म। क्रिकेट टीम। और पाकिस्तानी को हिंसा होता था सब। और पाकिस्तान एक चैलेंज में बांग्लादेश ने डाल दिया था कि अगर पाकिस्तानी आवाज उठाने शुरू की कि 47 में पाकिस्तान के पैदाश हुआ, हम्म। और गरीब होते होते भिखारी बन गए, वो भी कटोरी नहीं है भीख मांगने की। और बांग्लादेश 71 में जन्म हुआ, प्रॉस्परस नेशन हो गई। सो ये पाकिस्तान के अंदर एक सिविल रिवोल्ट के भी पॉसिबिलिटी तैयार हो गई थी, और हो जाते ओ, अगेंस्ट दी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट। ये आप बात आप बहुत सही कह रहे हैं, सही में। दूसरी जो है, अभी जो आप कह रहे हैं कि बांग्लादेश को कब्जा किया फॉरेन एलिमेंट, कब्जा करते तो अच्छा है, मगर पिछले एक साल में बांग्लादेश में $1 का फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आया, एक भी फैक्ट्री नहीं बना। सही 60 है। लाख 6 मिलियन पीपल, 7 लाख लोग बेरोजगार हो गई। तो वो बांग्लादेश को कुछ देने के लिए आ गई, बांग्लादेश को बिल्कुल ही लूट के बर्बाद करके हमें और एक इराक बनाने के, या बना के, या लीबिया बना के वो चला जाएगा। तो इनके दिल में, इनके ब्रेन में कोई ऐसा प्लान नहीं है कि बांग्लादेश को कैसे इकोनॉमी को रक्षा करे, या क्रिकेट को, या कुछ ओवरऑल प्रोस्पेरिटी ऑफ द कंट्री। सो ये लुटेरे हैं, लुटेरा बांग्लादेश को लूट रहा है, फ्री स्टाइल लूट रहा है। और यूनुस वो लुटेरों के साथ हाथ मिला दी, और आर्मी क्या कर रही है? यूनुस जी हाथ मिला दी लुटेरों के साथ। जी जी। ऑन रिकॉर्ड में कह रहा हूं, ऑन रिकॉर्ड, कि यूनुस जहां बांग्लादेश में जो चीज हो रहा है इकोनॉमिक फाइनेंशियल, उसमें इनको पैसा मिल रहा है। ओके। बिल्कुल, जैसे मैंने कहा, एक गरीब एक औरत को पोस्टर वुमन बना के भी धोखा दिया। और अभी आर्मी का रोल आइए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं ऐसे ही टोक के बोल रहा हूँ, वैसे धांधली के आरोप तो यूनुस पर पहले भी लगे हैं, आर्थिक धांधली के। जी, आर्मी का रोल क्या होना है? जी हाँ, जी देखिए, हाँ। अगर आर्मी बिट्रे नहीं करते हसीना जी के साथ पिछले साल, तख्ता पर नहीं होता। और आर्मी को ब्लैकमेल क्या है यूनाइटेड नेशंस ने, वोल्कर तुर्क ने बीबीसी को एकदम ओपनली कह दी कि ही कॉल्ड बांग्लादेशी आर्मी चीफ जनरल वकरुज्जामान, और उनको कहा कि तुम अगर ये प्रोटेस्टर्स के खिलाफ कुछ कदम उठाओगे तो तुम्हारे ऊपर सैंक्शन आ जाएगा, ओके। नहीं तो इवन पीस स्पीकिंग से तुमको वापस करेगा। तो ये तो राष्ट्र संघ ने ओपनली एडमिट की। सो आर्मी वाज ब्लैकमेल। हम्म। अभी आर्मी क्या करेगा? अभी आर्मी, देखिए, आर्मी भी एक एंटिटी है, ये भी बंगाली है। और यूनुस ने क्या किया? अभी तो 35 आर्मी ऑफिसर्स को ले गई आईसीटी में, इंटरनेशनल क्राइम्स ट्राइब्यूनल में। उनका ट्रायल चल रहा है, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। इनको फांसी पे लटकाएगा यूनुस। और भी मुकदमे चालू करने की कोशिश में है यूनुस आर्मी के खिलाफ। पहले तो यूनुस अवामी लीग को बर्बाद करने की कोशिश की। बाद में ये जो इस्कन, हिंदू, रिलीजियस माइंडेड पत्रकार, इंटेलेक्चुअल, अभी आर्मी को भी पकड़ लिया है। क्योंकि यूनुस तो कुछ नहीं है, उसके पीछे जो प्लॉट है जी। पाकिस्तानी आईएसआई, प्लॉट को कामयाब करने के लिए आर्मी को बर्बाद करना बहुत जरूरी है। हमारे को लगता है कि ये आर्मी भी, जैसे कहा, ये एक सत्ता है, इनके रिएक्ट करने की वक्त आ गई। आप अगर काइंडली पिछले 15 दिन की डेवलपमेंट बांग्लादेश में देखेंगे, सिर्फ 15 दिन की, आप देखिए आर्मी का भी अभी जो यूनुस के साथ के जो साथियां हैं, इनको प्रोटेक्शन नहीं दे रहे, बल्कि आर्मी एक्शन ले रहे। जब ये डेली स्टार में अटैक हुआ, आर्मी गए, देर के करके गए, मगर गए तो सही, नहीं तो वो मार डालते लोगों। हमारे को लगता है कि आर्मी विल नाउ टेक द राइट डिसीजन जो करना है। और यूनुस के लिए आज आपसे जब बात हो रहा है,
एक तो साल की आखिरी वक्त है, नए साल आने वाला है, और यूनुस के लिए एक बहुत ही बुरी वक्त आ गई। नहीं तो यूनुस जो है अब चुनाव कराने को मजबूर हुए हैं, मतलब मैं कह रहा हूं मजबूर हुए हैं, आप बताएंगे मजबूर ही हुए हैं कि मर्जी से करा रहे हैं? क्योंकि अभी तक तो यही डेवलपमेंट आ रहे थे कि भाई टाल रहे हैं और आर्मी कह रही है कि अब करा दीजिए, आपका यही काम था, इसीलिए आए थे आप, और आपने वादा भी किया था। आर्मी और तारिक रहमान दोनों ही पहले डिमांड की थी कि चुनाव दिसंबर इस साल की होना है। जी वो हाँ, तो यूनुस ने नहीं किया है। बिल्कुल। यूनुस चुनाव की डेट उस वक्त घोषणा की जब उनको ग्रीन लाइट मिला उनके एम्प्लॉयर्स से, यूनिवर्सिटी से। और ये चुनाव जो है, ये वो जुफिया बेगम जैसा ही एक धोखेबाजी है। मैं एक्सप्लेन करता हूं आपको इजाजत लेके। प्लीज। चुनाव के दिन एक तरफ चुनाव होगा, दूसरी तरफ एक ही दिन रेफरेंडम के लोग जुलाई चार्टर को अप्रूव करते हैं कि नहीं करते हैं। सोचिए, फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट, जो पार्टी भी चुनाव में जीत जाएगा, जो पार्टी भी हो, मगर रेफरेंडम में अगर हाँ वोट जीत जाएगा, यस वोट, जुलाई चार्टर विल गेट प्रतिस्थापित होगा हमारे संविधान के ऊपर। जुलाई चार्टर में क्या है ऐसा जिसका आपको डर है? वही मैं कह रहा हूं। जुलाई चार्टर कहता है कि ये संविधान को नल एंड वॉइड करना है। हमारे जो बांग्लादेश की संविधान, जब नल एंड वॉइड हो जाएगा संविधान, तो ऑल कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन विल बी वैकेंट। जुलाई चार्टर कहता है कि बांग्लादेश को एक विप्लवी सरकार चाहिए, रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट। सो आप देखेंगे नितिन भाई कि ये जुलाई चार्टर को हाँ वोट मिल जाएगा 12 फरवरी। उसी दिन यूनुस खुद को सुप्रीम लीडर घोषणा करेगा और सरकार को विप्लवी सरकार, क्रांतिकारी सरकार, रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट। तब तारिक रहमान को भी वोट ज्यादा मिलेगा, वो प्राइम मिनिस्टर बनेगा सही, मगर वो ईरान की तरह प्राइम मिनिस्टर नहीं तो नॉर्थ कोरिया की तरह। दूसरी, आप अगर एविडेंस मांगेंगे कि एविडेंस कहाँ है जुलाई चार्टर ऐसा होने वाला है, कल ही यूनुस की फॉर्मर एडवाइजर और छात्र आंदोलन की प्रोमिनेंट फिगर आसिफ सजीव भुइया ने कह दी वीडियो में, हमारे ट्विटर में मैंने ट्वीट किया। वो कहा कि अगर रेफरेंडम को हाँ वोट मिलेगा, बांग्लादेश 100 साल 100 ईयर आगे जाएगा। हाँ, सो क्या होता है कि ये रेफरेंडम को लेके इनका प्लॉट है। और यूनुस ने तो कह दिया कि बंगाली चाहते हैं, लोग चाहते हैं वो 5 साल 10 साल 50 साल तक पे रहे। So actually, February 12 is not the end of this story और beginning of democratic process, कुछ भी नहीं है। February 12 से शुरू हो जाएगा यूनुस के साथ बीएनपी की कॉन्फ्रंटेशन, और यूनुस के साथ रहेगा जमात इस्लामी, यूनुस के साथ रहेगा इस्लामिक पार्टी, यूनुस के साथ तो पाकिस्तान है ही। और मैं आपको नितिन भाई एकदम दावे के साथ कहता हूं, आप देखेंगे कि 12 फरवरी के बाद ये तारिक रहमान शेख हसीना जी साथ मिलाएगा यूनुस को हटाने के लिए, और कोई चारा भी नहीं, क्योंकि ये दोनों लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी ये एक साथ हो जाएगा। आज पहले भी 1990s में मिलिट्री डिक्टेटर को हटाया, और ये बांग्लादेश की डेमोक्रेसी हसीना जी के लिए विदाउट बीएनपी देयर इज नो वे, तारिक रहमान के लिए, क्योंकि खालिदा जिया तो अभी इंतकाल हो गई, तारिक रहमान के जिन्हें लिए। नहीं पता उन्हें बता दें, तारिक उनके बेटे हैं, जी, लंदन चले गए थे, अभी लौटे हैं। उनके एक छोटे बेटे भी थे जिनका 2015 में इंतकाल हो गया। 17 साल बाद। जी 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 जी, अब लौटे हैं। मगर एक चीज, तारिक रहमान के कंधों पे एक लॉक लगा के रखा अमेरिका डीप स्टेट कि आज के दिन तक तारिक रहमान के ऊपर वीजा रिस्ट्रिक्शन है अमेरिका का। ओह। अमेरिका तो बहुत तरफ से खेलता है। आप देखेंगे 12 फरवरी के बाद तारिक रहमान को सड़कों में आना पड़ेगा डेमोक्रेसी के लिए, क्योंकि उसी दिन रेफरेंडम को लेके यूनुस करेगा। मैं देख रहा हूं कि फरवरी में ही एंटी, ये जो रेजिम प्रोटेस्ट रेजिम है, ये सरकार तो नहीं है, तानाशाही है, होने वाला है। अवामी लीग, बीएनपी और बाकी बंगाली एंड लेफ्टिस्ट सेकुलरिस्ट फोर्सेस ऑल विल कम ऑन द स्ट्रीट। एंड आप कैलकुलेशन को जिस तरीके से भी करने की कोशिश करेंगे नितिन भाई,
February is the month of decision. बांग्लादेश की परिणति क्या है? डिसीजन हो जाएगा फरवरी। वो परिणति है यूनुस की विदाई और बांग्लादेश को फिर से चलने की एक रास्ता। मगर ये जो तख्तापलट हुआ एक अच्छा हुआ, हसीना जी को एक लेसन मिला कि ऐसा करना नहीं चाहिए, भारत की डेमोक्रेसी जैसे है इसको फॉलो करना चाहिए। अच्छा, अब जब चुनाव की बात आप कर ही रहे हैं और फरवरी में होने ही हैं, तो ये तो है ही कि अलग अलग स्टेक होल्डर्स अब और भी पैदा होने लगे हैं। जैसे एक पार्टी जिसके बारे में आप बेहतर बताएंगे, हिंदुओं की पार्टी भी वहाँ बन गई है, जो चाहती है कि कुछ अच्छी खासी सीटें जीत कर वो कम से कम पार्लियामेंट में पहुंचे, उनकी कोई आवाज़ हो, उन्हें निर्भर ना रहना पड़े उस अवामी लीग पर, जो अब तो खैर पावर में है नहीं और मुझे पता नहीं चुनाव में क्या होने वाला, आप ही बताएंगे कि वो कैसे लड़ेंगे। दूसरा, यंग लोगों की एक पार्टी बन रही है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ये और ज़्यादा खतरनाक साबित होंगे, इनको तो बिल्कुल नहीं जीतना चाहिए। मुझे मालूम नहीं है उसे लेकर आप क्या कहेंगे, वो बताइएगा। और भी कुछ नए प्लेयर्स पैदा हो रहे हैं क्या, जो दिल्ली से नहीं दिखाई दे रहे हैं लेकिन ढाका से आपको दिख रहे होंगे? नितिन भाई, जो आप यंग लोगों की पार्टी की बात करें, एनसीपी, नेशनल सिटीजन पार्टी, जी हाँ। इसमें जितने नेता हैं ये पहले जमात इस्लामी के थे और उसने कबूल की सोशल मीडिया में कि जमात से वो सीक्रेटली अवामी लीग में गए थे और वहां अवामी लीग में बहुत सारे खराब काम करके शेख हसीना को बदनाम किया, ओपनली एडमिट किया। अभी एनसीपी परसों रात को फिर से जमात को में वापस चले गई, जमात के कोalition में वापस गई। सो एनसीपी से बहुत लोग निकल भी गए। एनसीपी इज ऑलरेडी अ डेड स्टोरी, ये इसका मृत्यु हो गया। ओके। अभी जो हिंदू पार्टी की बात आप कर रहे हैं, देखिए हिंदू पार्टी के साथ साथ हिंदू कैंडिडेट्स भी आ रहे हैं आने वाले चुनाव में। बहुत सारी पार्टी में कोई इस्लामी, बहुत सारे पार्टी, इस्लामिक पार्टी, वहां भी हिंदू कैंडिडेट्स हैं कि हिंदू लोग को एक चीज महसूस हुआ कि उनको उनकी पार्लियामेंट में पार्टिसिपेशन, रिप्रेजेंटेशन की जरूरत है। और आप देखेंगे बांग्लादेश में तो अभी तकरीबन 2 करोड़ ऐसे कम प्लस माइनस हिंदू कम्युनिटी पॉपुलेशन है, 2 करोड़। आप देखेंगे आने वाले वक्तों में हिंदू की रिप्रेजेंटेशन संसद में बढ़ेगा, क्योंकि पहले हिंदू या तो अवामी लीग को वोट देते थे, नहीं तो बीएनपी को वोट देते थे। मगर हिंदुओं को अभी महसूस हो गया कि ना तो अवामी लीग, ना तो बीएनपी, ना तो जातीय पार्टी, ये कोई भी इनके लिए कुछ नहीं करते। इसके लिए हिंदू क्या करेंगे, ये खुद अभी खड़ा होगा चुनाव में। यही आने वाले चुनाव में बहुत हिंदू कैंडिडेट्स हैं और सामने और भी होगा। और हिंदू शक्ति एक जाग रहा है बांग्लादेश में, हिंदू शक्ति। ये इस्कन का सिर्फ नहीं है, सनातनी जागरण मंच, बहुत सारे हिंदू ऑर्गेनाइजेशन अभी सामने आ गई प्रतिवाद लेके। हिंदू शक्ति जाग रहा है, हिंदू शक्ति जाग जाएगा 2 करोड़ हिंदू, नॉट अ मैटर ऑफ जोक। 2 करोड़, ऐसा बहुत पॉलिटिकल पार्टी है जिसके 2 करोड़ सपोर्टर भी नहीं है। हाँ बिल्कुल। तो 2 करोड़ लोग खड़ा हो जाएंगे, जिनमें से कम 60 लाख या 50 लाख, 50 लाख एडल्ट है, वोटर है। तो ये 50 लाख इकट्ठा हो जाएंगे, चुनाव लड़ेंगे, लोकल इलेक्शन, नेशनल इलेक्शन। आप देखेंगे आज इट इज 2025, सिर्फ 5 साल में आप देखेंगे कि हिंदू की जो पार्टिसिपेशन, रिप्रेजेंटेशन और शक्ति कितना बढ़ेगा बांग्लादेश। इनको महसूस हो गया, उनको महसूस हो गया कि आक्रमण होता है, हमें ही कुछ करना पड़ेगा, कोई आके हमें बचाएगा नहीं। अच्छा, उस्मान हादी जो बड़े डायनामिक लीडर के तौर पर उभरे, हिंदुस्तान के खिलाफ बयान देते रहते थे और अब उनकी मौत हो गई। अरमान उनके भी थे चुनाव लड़ने के। मैं जो पढ़ रहा था उसमें पुलिस ये कह रही है कि मारने वाले लोग उन्हें भारत भाग गए हैं और यहीं से भारत के खिलाफ एक नैरेटिव बनना शुरू हुआ है। और कुछ ही घंटों बाद दीपू चंद्र दास की लिंचिंग की खबरें आई। कुछ एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि हिंदुओं के खिलाफ ये हिंसा एक्चुअली भारत को संदेश देने की कोशिश है। क्या इस बात में कोई दम है? उस्मान हादी को हत्या करने के बाद बैकफायर हुआ और बैकफायर को कवर करने के लिए, छुपाने के लिए दीपू चंद्र की हत्या होगी। जी। दीपू चंद्र की हत्या के खिलाफ जो बांग्लादेश हाई कमीशन लंदन में हमारे हिंदू भाई बहन
और बंगाली गए थे प्रोटेस्ट करने के लिए। हम्म। वहां अचानक कहां से खालिस्तानी आ गई। खालिस्तानी का क्या लेना देना बांग्लादेश से या दीपू चंद्र से। सही बात है। खालिस्तानी के पीछे कौन है? पाकिस्तानी आईएसआई। बिल्कुल। तो पाकिस्तानी आईएसआई क्यों भेजा? और वो भेज के लोगों को, सब दुनिया को दिखा दिया कि दीपू चंद्र के कत्ल के पीछे, खून के पीछे कौन है। जिसने दीपू चंद्र के खून किया उसी ने हादी को खून किया। और अगर आप इजाजत देंगे, मैं ऑन रिकॉर्ड एक बात कहना चाहता हूं। जैसे कि बांग्लादेशी जिहादी और ये तानाशाही कह रहे कि खूनी भाग्य में खाला है हमें रामू पहाड़ में। असल हाँ, से ये कहा कि मेघालय असल भाग गया है खूनी हादी का। रामू जी जी पहाड़ में, रामू हिल जी। में जी हाँ। असल से हादी की खूनी पाकिस्तान हाई कमीशन के अंदर जो ढाका से गए, रोड नंबर 71 गुलशन, आई रिपीट, रोड नंबर 71 गुलशन, उसके फर्स्ट फ्लोर दोताला में जो ढाका सेल है उसके अंदर हादी के खूनी गए। एंड आई हैव ऑलरेडी सेड दिस ऑन अ नंबर ऑफ मीडिया प्लेटफॉर्म्स एंड आई हैव चैलेंज्ड पाकिस्तान कि अगर मुझको गलत, इफ यू कैन प्रूव मी रॉन्ग, कम अप विथ योर एविडेंस एंड आई विल गिव यू माय एविडेंस। आप ढाका में बैठ के ऐसी बात कह रहे हैं, आपको डर नहीं लगता? पत्रकार जब, when a journalist challenges any dictatorship or autocracy or rogue governance, that journalist becomes dangerous to that regime. यूनुस हमें डरता है, मुझे यूनुस के क्या डरना है? I don't have any black money, I have no corruption record, and मुझे तो बीएनपी ने और अवामी लीग ने, नितिन भाई एक अच्छी खबर आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि बीएनपी ने मुझे मेरे खिलाफ ब्लास्फेमी का मुकदमा लाया था और राष्ट्रद्रोह का, और उसी मुकदमे में शेख हसीना जी ने मुझे 7 साल की सजा दे दी थी और 6 साल मुझे फांसी की। तो कोई सरकार है नहीं जो मुझे पसंद करता है, ना तो बीएनपी ना अवामी लीग। इसके लिए शायद यूनुस भी चुप है। चलो, एक तो मिला कि किसी का दलाल है नहीं। आपने आर्टिकल में अपने ढाका सेल का जिक्र पहले भी किया है। आप खुलकर बोलते रहे हैं कि पाकिस्तान का बहुत बड़ा हाथ है बांग्लादेश की हाल फिलहाल की इंस्टेबिलिटी में, और एक्टिवली ऑपरेट कर रहे हैं पाकिस्तानी ढाका में इस वक्त। ये बात मुझे समझ नहीं आ रही कि आप ये बात इतनी बार कह रहे हैं, आपके जैसे और भी बुद्धिजीवी कह रहे हैं, बांग्लादेश का यूथ क्या कर रहा है? वो अपनी जगह है बात कि जमात क्या करेगी, एक्सट्रीमिस्ट क्या करेंगे। बांग्लादेश का यूथ पढ़ा लिखा है, और बांग्लादेश कोई इतना बहुत बड़ा मुल्क भी नहीं है कि 100 करोड़ की आबादी है कि जिन्हें समझाना मुश्किल हो। उस हिसाब से तो छोटा ही देश है। प्रॉब्लम क्या है? यूनिवर्सिटीज में जो छात्र हैं वो क्यों नहीं समझ रहे इस बात को कि जिन लोगों से लड़के आपने अपना मुल्क आज़ाद कराया, वो लोग अब पिछले दरवाजे से दाखिल होना चाहते हैं। पहली तो है कि बांग्लादेश में जो मीडिया है, इट इज अंडर हेवी सेंसरशिप, मीडिया और सोशल मीडिया दोनों। तो हमारी युवा जो संप्रदाय, आप जगह यूथ जनरेशन, इनको ये बहुत सारे बात पर पहुंच नहीं है, नंबर वन। दूसरी जो है, आप जो पढ़े लिखे यूथ जनरेशन की बात कर रहे हैं, जो यूनिवर्सिटी कॉलेज, अभी तो देश चले गए जंगी के हाथ, जिहादियों के हाथ, मदरसा के छात्रों के हाथ। और जो आपने कहा हमारे आर्टिकल के बारे में खुल के, जैसे कि आपके भारत की एक ऑर्गेनाइजेशन है उस्तनाद फाउंडेशन, उत्तरादी, हमारा एक आर्टिकल है जहां मैंने पाकिस्तानी आईएसआई कैसे बांग्लादेश में खेल रहा है विद एविडेंस, फुल एविडेंस मैंने दे दी। कल एक दूसरी न्यूज़पेपर में थे, आज उत्तनाद में है। सो एविडेंस क्या हुआ, पाकिस्तान सोशल मीडिया में पेज चला रहे हैं और उसी पेज में वो कह रहे हैं कि उस्मान हादी को रॉ ने खून किया। और वो पेज कहां से चल रहा है? लाहौर से। दूसरी एक पेज बना के पाकिस्तान कह रहे बांग्लादेश उसके झंडे चेंज करने वाले, इस्लामी झंडा। सो सब तो हमने सामने लाई। अभी देखेंगे कि जब चीज सामने आए कि दूध के दूध पानी के पानी, आवर यूथ जनरेशन इज रेजिंग देयर वॉइस एंड दे विल रेज देयर वॉइस, दे आर ऑलरेडी डूइंग दैट। आप सोशल मीडिया में जाइए, देखिए कि अभी लोग क्रिटिसाइज कर रहे, वो यूनुस को आवाज उठा रहे, और उसी की वजह है दनीला इसराफिल जैसे यंग पीपुल, वो लोग आ गए सामने, आके वीडियो देके एक्सपोज कर रहे हैं कि क्या प्लॉट थे, रेजिम चेंज प्लॉट, इसको एक्सपोज कर रहे। सो ऑल टुगेदर यूथ आर रेजिंग, यूथ आर वेकिंग अप। और मैंने जैसे कहा नितिन भाई कि फरवरी का महीना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस महीने ही आप देखेंगे कि कुछ होने वाला है बांग्लादेश।
नहीं, आप तो खैर डरा रहे हैं और मैं तो उम्मीद करूंगा कि सब ठीक ही हो। लेकिन ये बताइए कि अगस्त 2024 में शेख हसीना जब आई इंडिया, उसके बाद सिर्फ 16 दिनों में 2000 से ज्यादा हमले हुए। ये बात समझ में आती थी कि सत्ता गिरी है, गढ़ गिरा है, तो वायलेंस होता है, अनस्टेबिलिटी होती है। तब हुआ सो हुआ। लेकिन अब इतने दिन बाद एक बार फिर से जो जो फ्रेश वायलेंस होने लगी है, उसके पीछे क्या पैटर्न है? क्या ये चुनावों को प्रभावित करने की कोशिशों का हिस्सा है? चुनाव को टालने के लिए, तो ओके। चुनाव ना हो। अच्छा। हमारे जो चुनावी एटमोस्फियर है इसको बर्बाद करने के लिए। और आप जानते हैं, कल ही हादी के समावेश में एक युवक को पकड़ा गया विथ वेपन। बाद में लॉ एनफोर्समेंट कहते हैं ये खिलौने पिस्तौल है, मगर मेरे पास इंफॉर्मेशन है ये पेट्रा बेरोटा का ओरिजिनल पिस्तौल है, क्योंकि हम पत्रकारों की बहुत सारे सोर्सेस होते हैं, आपके भी है। तो वायलेंस और भी बढ़ेगा बांग्लादेश में। कल जो खालिदा जिया की जो जनाजा है, हमारे हिसाब से इसमें 50 लाख लोग शामिल हो गए, कम से कम 1 करोड़ भी हो सकते हैं। तो मैं एज ए जर्नलिस्ट, एज एन एडिटर, आई एम वरीड, बिकॉज इसको कोई मौका को कोई कुछ बुरी एजेंडा के लिए कुछ ना करे। इट विल बी वेरी चैलेंजिंग डे। कल बांग्लादेश के लिए बहुत चैलेंजिंग डे है, लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से बहुत चैलेंजिंग कल का दिन बहुत ही रहेगा। चैलेंजिंग। हाँ। अब कई पार्टीज की आपने बात की, लेकिन अवामी लीग इस बार चुनाव में क्या करने जा रहा है? वो कैसे पार्टिसिपेट करेंगे? आवामी लीग पार्टिसिपेट ऑफिशियली, तो आवामी लीग इज कर बैंड नहीं इन सकती। बांग्लादेश, जी। but आवामी लीगर्स दे आर ऑलरेडी पार्टिसिपेटिंग इन दिस इलेक्शन। हम्म। कोई बीएनपी भी घुस गए, कोई जमात इस्लामी में भी घुस गए। हम्म। पहले जैसे जमात आवामी लीग में घुसने की कुछ जो स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे थे, अभी आवामी लीग सेम स्ट्रेटेजी में है। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ नितिन भाई, की पिछले साल की जो तख्ता पलट हुआ वो अच्छा हुआ। एक वजह है, अगर नहीं होते, शेख हसीना जी आउट नहीं होते हम्म। और भी ऑटोक्रेटिक हो जाता, और बांग्लादेश के लिए वो एक बहुत बड़ा चैलेंज बाद में पैदा कर लेते हैं। तो उनको भी कोई एजुकेशन मिला, लेसन मिला। हम्म। और बाकी सारे पॉलिटिकल लीडर्स के लिए मैं कहता हूं कि आप देखेंगे कि आने वाली जो संसद जब भी होगा बांग्लादेश में, इट विल बी प्योरली पार्लियामेंट सेम एज इंडिया। बांग्लादेश भारत की जो डेमोक्रेसी इसको फॉलो करेगा, क्योंकि सबको लेसन मिल गई कि इफ यू आर एग्जर्टिंग टू मच पावर देन क्या होता है। आवामी लीग के लोग, मैंने जैसे कहा है कि यहाँ वहां घुस के चुनाव लड़ रहे हैं, कोई जमात के पीछे अंदर चले गए, कोई बीएनपी के अंदर, कोई ये वो पार्टी के अंदर, कोई इंडिपेंडेंट है। और आपको एक स्टैटिस्टिक सबको शायद मिल गई कि हम्म। इस चुनाव में जो पार्टी कैंडिडेट से 3 गुण ज्यादा इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, बिल्कुल, वो तो बढ़ेंगे ही। 3 गुना। सो तीन बिल्कुल। गुना में आवाम लीग है। बिल्कुल। कोई वही जो मैं आपसे भी कह रहा था कि पाकिस्तान जैसा मामला है कि अगर आप इमरान खान की पार्टी को बैन कर देंगे, तो उनके कैंडिडेट फिर निर्दलीय लड़ लेंगे, इंडिपेंडेंट लड़ लेंगे। और पाकिस्तान में इमरान खान साहब को बैन करने के बाद जो ये असीम मुनीर जैसे एक शैतान आया, हम्म। इसी की वजह से ही अभी तक सिचुएशन जो जो रेजिम की फेवर में है। मगर बांग्लादेश में तो यूनुस शैतान है, मगर उसका मिलिट्री पावर तो नहीं है। बिल्कुल नहीं है। ये मिलिट्री एक बहुत पावर अच्छी अगर बात है बांग्लादेश के लिए, बाय द वे, कि मिलिट्री उस तरह से बिहेव नहीं करती है जैसे पाकिस्तान की मिलिट्री करती है। नहीं, मिलिट्री पावर कहने की मेरी मकसद है कि मैंने पावरफुल मिलिट्री नहीं कह रहा हूँ। मिलिट्री पावर, पाकिस्तान की हर मिलिट्री जनरल तो ड्रग्स की बिजनेस करते हैं, उनके वही वही बहुत सारे बिल्कुल। इलीगल बिजनेस है। इसके लिए वो तख्ते पे रहना चाहते, नहीं तो तख्ते पे दखल रखने चाहते। बांग्लादेश में ऐसा तो बात है नहीं। नहीं है। जी। तो हमारे को लगता है कि बांग्लादेश में वो इमरान खान जैसे चीज या असीम मुनीर जैसे बात होने वाला है नहीं। हमारे आर्मी बहुत ही देश प्रेमी है, बिकॉज वो बंगाली है, और ये भी कुछ करेगा। मैं जैसे कहा कि फरवरी में आने वाले साल की आपके साथ फिर से मेरी बात होगा, और आप देखेंगे कि बांग्लादेश में एक बहुत बड़ा चेंज आने वाला है, फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ 12 फरवरी नाइट। सही है सर, बात तो करूंगा। लेकिन आखिरी दो सवाल हैं। पहला, तारिक रहमान को लेकर एक उम्मीद है। उनकी मां आज नहीं रही, लेकिन पहले से ही मालूम था कि वो ये संभालेंगे सत्ता, है ना, बीएनपी की। तो अब उनकी ताजपोशी हो ही जाने वाली है। अभी वो खुद को सेंट्रिस्ट और बांग्लादेश फर्स्ट नेता के रूप में पेश कर रहे हैं।
वो ये भी चाहते होंगे कि जो बुरे काम हुए पहले, जो उनकी माँ के खाते में आए, वो उन पर ना थोपे जाएं। कम से कम वो एक फ्रेश छवि के साथ सामने आना चाहते होंगे। आप उन्हें कहते रहे हैं डार्क प्रिंस अपने आर्टिकल में। आप क्यों कहते रहे, और आपको लगता है कि एक जेन्युइन ट्रांसफॉर्मेशन के साथ वो फरवरी 2026 के चुनाव में उतरेंगे? डार्क प्रिंस इसी वजह से हमने कहा कि 2001 से लेके 2006 तक बीएनपी जब तख्ते पे थे, तो तारिक रहमान ने एक हवा भवन बनाया, हवा भवन, जो ऑल्टरनेटिव पावर हाउस थे। अच्छा। और तारिक रहमान की दोस्त लोगों ने ही एडमिट की कि ही वाज टेकिंग 10% कमीशन फ्रॉम एवरीथिंग। अच्छा। ना और इसके जब उनकी माँ पावर में थी, जी जी 2001 तो से वो हवा 2006 भवन नाम के एक इमारत से एक पैरेलल सत्ता चला रहे थे जी। और 10% देते थे कट। ऑल्टरनेटिव पावर हाउस, ओके। ऑल्टरनेटिव पावर हाउस। ठीक है। तारिक रहमान ने शेख हसीना जी को हत्या करने की कोशिश की। 21 अगस्त ग्रेनेड अटैक किया, 21 अगस्त हाँ, 2000 एक पर, हमला हुआ था। जी आप हाँ, जी जानते हाँ, हैं। जी हाँ। इन्होंने 10 ट्रक हथियार भेजने की कोशिश की उल्फा के पास। तो ये सब वजह से हम उनके डार्क प्रिंस कहते हैं। ये राजपुत्र है मगर गंदी लेकिन है, डार्क है इनका। डार्क है, गंदी इनका है। बैकग्राउंड। जी। जी, हमारी उम्मीद है हम्म। कि 17 साल जो वो लंदन में थे, नहाए होंगे वो पैसिफिक में, और उसको साफ किया होगा। और अगर अभी उनको महसूस भी हो जाएगा कि जो कुछ उन्होंने किया पहले ठीक नहीं था, हम्म। भारत भारत विरोधी था, ये कोई बांग्लादेश के कोई काम आएगा नहीं। पाकिस्तान के साथ ज्यादा सीना लगाना ठीक नहीं। पाकिस्तान जहां जाता है वो मुल्क को बर्बाद करता है, और पाकिस्तान इज द स्ट्रेटेजिकली पाकिस्तान इज द ओनली एनिमी ऑफ बांग्लादेश। आई एम यहाँ ऑलवेज बैठ सेइंग। मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, आप तो कह रहे हैं जो कह रहे हैं, यहाँ दिल्ली में बैठकर या यहाँ इंडिया में बैठकर कोई भी ये लॉजिक लगा ही नहीं पाता। वो सब ये सोचते हैं कि भाई पाकिस्तान तो वही है ना जिसने बंगालियों के साथ इतना बुरा किया, और पाकिस्तान से लड़के बांग्लादेश आज़ाद हुआ। फिर आगे ये भी सोचते हैं कि पाकिस्तान के पास ऐसी कोई पावर तो है नहीं कि बांग्लादेश का भला कर दे, ना वो उन्हें किसी किसी भी तरह से नहीं है। ये मामला क्या है कि अचानक से इतने सारे लोग पाकिस्तान के प्रेम में दिखाई दे रहे हैं? अगर आप इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट भी हैं, तो मैं कह रहा हूं, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप सऊदी अरब की जय जयकार कर लो, बेटर है। ये पाकिस्तान कहां से सीन में आ गया? नहीं नितिन भाई देखिए, मैंने आपको एक्सप्लेन किया पहले ही, जब सड़कों जी, में नारा जी, लगा जी। रहे, ये वो अटका हुआ पाकिस्तानी। वही है, वही है। पाकिस्तान इज अ मुस्लिम कंट्री। इट वाज एस्टैब्लिश्ड बेस्ड ऑन रिलीजन, धर्म के नाम से पाकिस्तान के जन्म हुआ, जो बंगाली ने माना नहीं। इसके लिए बंगाली 71 में अलग राष्ट्र बनाए बांग्लादेश, जो बंगाली की राष्ट्र है। और बंगाली की राष्ट्र की कोर प्रिंसिपल है सेकुलरिज्म। बिल्कुल। शेख मुजीब ने हिंदुओं के की शहादत को सम्मान दिया। उन्होंने यहां तक कहा था कि आप लौट आइए, अगर आप हिंदुस्तान गए हैं, आपने बांग्लादेश बनने के संघर्ष में योगदान दिया, आइए बांग्लादेश को बनाइए। सेकेंडली, तारिक रहमान की बात में वापस जाना चाहता हूँ। तारिक रहमान भी समझते हैं हम्म। कि बांग्लादेश के मालिक बंगाली है। बिल्कुल। बांग्लादेश के मालिक अटका हुआ पाकिस्तानी भी नहीं है, या पाकिस्तान के यहाँ जो कठपुतलियां हैं या गोद के कुत्ते हैं, कोई भी नहीं है। तो तारिक रहमान को अगर पॉलिटिक्स में आगे जाना है, हम्म। आज उनकी माँ की मृत्यु हो गई, घोषणा हुआ है, तो उनको भी समझना पड़ेगा, रियलाइजेशन, कि वो जिस कारण अभी हम उधर, मैं उनको डार्क प्रिंस कहता हूँ, हम्म। वो सब चीज नहा के आए होंगे पैसिफिक से। अच्छा हम्म। होगा। हसीना जी को भी महसूस देना पड़ेगा कि इन्होंने 15 साल जो कुछ किया ठीक नहीं किया, ये डेमोक्रेसी के लिए ठीक नहीं है। ये दोनों पार्टी जो हमारे देश के लिए नेसेसिटी है, बीएनपी आवामी लीग, इनको अगर महसूस होता है, इनको दिमाग में जो अच्छी चीज आ जाएगा, बांग्लादेश के लिए अच्छा ही है। और बांग्लादेश को कभी ये इस्लामी या जिहादी या कट्टरपंथी ये तो राज नहीं कर सकेगा। और बंगाली ऐसे ही फेडअप हो गई नितिन भाई। जैसे कि आप जानते हैं, संगीत को बंद कर देते हैं, हम्म। गाने के प्रोग्राम बंद कर रहे हैं। बंगाली को इसे बिल्कुल पसंद नहीं। मैं एक छोटा एग्जांपल देता हूँ। मैं मेरे बीवी को पूछ रहा था हम्म। कि शॉपिंग में अभी बुर्का पहन के जाना पड़ेगा, अगर जमात इस्लामी आएगा। कोई जमात इस्लामी कभी नहीं आएगा। तो हमारे बहन, हमारे बेटी, हमारी बीवी, हमारी बच्ची
बंगाली है। ये बंगाली को बुर्का पहना नहीं सकते, ये बंगाली को आप तालिबान बना नहीं सकते, पाकिस्तानी बना नहीं सकते, ये बंगाली है। और यही हमारे स्ट्रेंथ है, पावर है, शक्ति है। बांग्लादेश एक अंधेरे टाइम गुजार रहे। अभी जो लाइट की दिशा मिल रहा है हमें बहुत जल्द। 12 फरवरी, फिर से मैं कह रहा हूँ नितिन भाई, रात से आपको पता चलेगा कि बांग्लादेश की बंगाली सत्ता फिर से जगेगा और बांग्लादेश आजाद हो जाएगा। जी, आखिरी सवाल है, जिस तरह की हिंसा हो रही है बांग्लादेश में, हिंदुस्तान में इसकी प्रतिक्रिया होना लाजमी था, रिएक्शन तो होना ही था। देखिए, दोनों पड़ोसी मुल्क हैं। मुझे अभी भी याद है जब तस्लीमा नसरीन ने किताब लिखी थी, तो मैं देख रहा था, उसमें एक बैकग्राउंड था, एक किताब थी ऐसी, इसमें बताया गया था कि जब हिंदुस्तान में 90 के दशक में दंगे हुए तो बांग्लादेश में उसका रिएक्शन था, क्योंकि बांग्लादेश में मुसलमान रहते हैं। तो उसी तरह से बांग्लादेश में हिंदू रहते हैं, जब वहां पर कुछ होता है तो हिंदुस्तान में उसका रिएक्शन लाजमी है, वो होता है। अब हैं दोनों अलग मुल्क, दोनों के अपने अपने मसले हैं, दोनों की सरकारों को निपटाना चाहिए। लेकिन क्या आपको लगता है कि अगर इंटरनेशनल प्रेशर नहीं पड़ा, अगर कुछ देशों ने चिंता नहीं जताई, यूएन में बात नहीं गई, तो बांग्लादेश में भी एक म्यांमार स्टाइल स्लो एथनिक क्लिनजिंग हो सकती है धीरे धीरे, जो दिखने भी लगी है पिछले 1 साल में? लेकिन मैं पहले एक चीज में क्लियर करना चाहता हूँ आपसे कि बांग्लादेश के मुसलमान भी बंगाली हैं, बिल्कुल। बांग्लादेश के हिंदू भी बंगाली है। और मैंने शुरू में कह दिया कि हम सब बंगाली है, हम बिल्कुल। धर्म को नहीं लाते। हम्म। अभी बांग्लादेश के ऊपर इंटरनेशनल प्रेशर की जो बात आप कर रहे हैं, ये जरूरी है एंड अर्जेंट एंड इट इज एसेंशियल। और ये एथनिक क्लींजिंग तो चल रहा है, जो नरसंहार चल रहा है, इसको बंद करने के लिए, रोकने के लिए एवरीवन विथ देयर ओन कैपेसिटी, ये सरकार में हो या कोई ऑर्गेनाइजेशन या मीडिया में, everyone has to now not knock the door, they have to hit the doors of western countries. सही। आवाज उठाना पड़ेगा, उनको नींद से उठाना पड़ेगा, उठा के they have to tell them what is happening in Bangladesh. And I'm a very small person, Nitin bhai, running a very small newspaper. On my part, I am doing my job. I am sitting in the ground zero actually. ये ग्राउंड जीरो में बैठ के मैं लिख रहा हूँ। मेरी उम्मीद है कि सब इसे आवाज उठाएंगे। भारत में, अमेरिका में, ब्रिटेन में, सारी दुनिया में, ये हिंदू मुसलमान का बात है, जिनके अंदर मानवता है, ह्यूमैनिटी, सबको आवाज उठाना है। और उसमें ईसाई भी शामिल है, मैं ये भी कह रहा हूँ। एवरीवन, ईसाई कहिए, यहूदी जी। कहिए, बुद्धिस्ट कहिए, सबको, बिल्कुल बिल्कुल आदमी, इंसान, बिल्कुल। हर इंसान को आवाज उठाने की वक्त आ गई। And there must be stricter and stronger and tougher sanctions on Yunus and his cronies. इसके सिवा कोई खर्चा आ रहा ही नहीं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया शोएब साहब। और जैसे आपको उम्मीद है, हमें भी उम्मीद है कि नया साल बांग्लादेश के लिए अच्छी खबरें लेकर आए। फरवरी को लेकर आपको थोड़ा सा कई बार ये भी लग रहा है कि एक अनरेस्ट हो सकता है, लेकिन आप उम्मीद से भरे भी हैं कि एक नया बांग्लादेश खड़ा होगा, रिवोल्यूशनरी होगा और उसमें एक फ्रेशनेस होगी। ये सब नहीं होगा जो पिछले कुछ सालों से चल रहा है, और खासकर इस 1 साल में। हिंदुस्तान की तरफ से भी शुभकामनाएं हैं, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि ऐसे वक्त में आज आप हमारे साथ जुड़े। और उम्मीद करता हूँ फरवरी में जब नतीजे आएंगे तो एक बार फिर हम बात करेंगे, और जो बात होंगी वो अच्छी होंगी। तब तक ये जो वायलेंस है शायद थम चुका हो, और हिंदुस्तान और बांग्लादेश के जो बेहतर होते रिश्ते थे वो फिर से उसी डायरेक्शन में चले। मैं यही शुभकामनाएं दे सकता हूँ, मैं जाते यही जाते आशय नितिन कर भाई सकता एक हूँ। बात कहना चाहता हूँ, जाते जाते, कि जी। भारत बंगाली की सदा मित्र थे, है और रहेगा। और हमारी तरफ से भारतवासियों को आने वाली नई साल की शुभकामनाएं। भारत बांग्लादेश एक साथ रहेगा, बांग्लादेश की अच्छे दिन आने वाले हैं। आप लोगों ने हमें बर्दाश्त किया 1 साल, बहुत कुछ हुआ, इसके लिए हम माफी नहीं मांगेंगे कि आप अपने हैं, आप समझते हैं हमारी मजबूरी। मगर हमारे अच्छे दिन बंगाली का आने वाला है, बांग्लादेश का आने वाला है। भारत बांग्लादेश एक साथ मिलकर फिर से बांग्लादेश को वही जो प्रसार में थे, प्रोस्पेरिटी में थे, क्रिकेट में थे, सब जब सारी जगहों पे वही होगा। बांग्लादेश बंगाली के ही रहेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया शोएब साहब।
सलाउद्दीन शोएब चौधरी ब्लिट्स अखबार के संपादक ढाका से हमारे साथ जुड़े हुए थे और आपने सुना कि इस वक्त ग्राउंड जीरो पर हालात क्या हैं और लगातार डेवलपमेंट हो रहे हैं और फरवरी तक, कम से कम अगले 2 महीनों तक बांग्लादेश पर हिंदुस्तान और दुनिया सबकी नजर है। आपके पास कुछ कहने को हो तो कमेंट बॉक्स खुला है, प्लीज लिखिएगा जरूर।